वेलकम टू अहम एजुकेशनल एकेडमी। माय नेम इज मोहम्मद सादिक। आज की इस क्लास में हम पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट की मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्योटो प्रोटोकॉल को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल जो है एक ऐसी टॉपिक है आपके इन्वायरमेंट से जो रिलेट करती है। अगर आप यूजीसी नेट के एस्पिरेंट हो या कोई भी आप कम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं तो क्योटो प्रोटोकॉल से आपका जरूर क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आज की इस क्लास में क्योटो प्रोटोकॉल के ताल्लुक से हम डिटेल में बिल्कुल डिस्कस करेंगे कि क्योटो प्रोटोकॉल है क्या। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की इस क्लास का जो एजेंडा है जिसके अंदर हम ये डिस्कस करने वाले हैं, व्हाट इज द क्योटो प्रोटोकॉल, what is the implementation phase of Kyoto, how many greenhouse gases in Kyoto, what is the CBDR in Kyoto, what is the market based mechanism in Kyoto। तो अगर आप देखेंगे यूजीसी नेट के अंदर आजकल जो सबसे ज्यादा आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म की जो नाम है, यानी कितने टाइप्स के मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है, उनको किस तरीके से हम मार्केट कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन फेज के जो टारगेट्स हैं, वो कितनी कंट्रीज ने इसको ज्वाइन किया था, कितनी ने उसको रेटिफाई किया था, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। और कितनी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस के नाम भी हमसे पूछ लिए जाते हैं। तो आइए आज की इस क्लास में हम जानेंगे। जी, क्योटो प्रोटोकॉल। जी, क्योटो प्रोटोकॉल वाज इंटरनेशनल ट्रीटी व्हिच एक्सटेंडेड द 1992 यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यूएनएफसीसी, द कमिट स्टेट पार्टी टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन। देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल कह रहे हैं कि एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, यानी एक इंटरनेशनली ये मुआहिदा है जो कि 1992 के अंदर हमारी यूएनएफसीसी जो कन्वेंशन हुई थी उसका एक एक्सटेंशन फॉर्म है, यानी एक एक्सटेंशन वर्जन है, जिसके अंदर सारी स्टेट पार्टीज ने ये कमिटमेंट किया था हमें क्या करना है, ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को कम करना है। यानी ग्रीन हाउस गैसेस जो बहुत ज्यादा हम यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उसका हम खपत कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस हमें हमारी बढ़ रही है, उसका इस्तेमाल को हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है, हमें कम करना है। तो यूएनएफसीसी जो है वो 1992 के अंदर आया था, जिसमें जिसके अंदर भी यही बात की गई थी कि हमें ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को रिड्यूस करना है। तो क्योटो प्रोटोकॉल को भी उसी लिए लाया गया है। The Kyoto Protocol was adopted at the Conference of Parties 3 in Kyoto, Japan on 11 December 1997 and entered into force on 16 February 2005। देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल जो बनाया गया, इसको जो एडॉप्ट किया गया कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, यानी थर्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो क्योटो यानी जापान में हुई थी 11 दिसंबर 1997 में। और क्योटो कब फोर्स के अंदर आया, 16 फरवरी 2005 के अंदर क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो फोर्स के अंदर आया। देखिए, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज किसको बोलते हैं, क्योंकि यूएनएफसीसी के तहत जितनी भी कॉन्फ्रेंस होती है उसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि यानी यूएनएफसीसी की जो तीसरी पार्टीज थी, जिसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो तीसरी पार्टीज है, जो कहाँ पर हुई थी, क्योटो जापान के अंदर हुई थी, उसी में क्योटो प्रोटोकॉल को बनाया गया। अब ये फोर्स क्या होता है, यानी क्योटो प्रोटोकॉल आपका साइन तो कर दिया गया था 1997 में, बट ये काम करना शुरू किया था 2005 में। March 16, 1998, the Kyoto Protocol became open for signature. 84 countries are signatory of Kyoto। क्योटो प्रोटोकॉल को साइन ओपन किया गया था साइन करने के लिए, यानी जितनी भी कंट्रीज जो है इसको साइन करना चाहती है, इसके हिस्सेदार बनना चाहती हैं, तो 1998 में इसको सिग्नेचर करने के लिए ओपन किया गया। There were 192 parties to the protocol in 2020। तो क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर देखेंगे 2020 तक 192 पार्टीज इसके अंदर थी, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल जो वो अब रिप्लेस हो गया है, अब नहीं है, अब इसकी जगह आपका पेरिस एग्रीमेंट जो है वो आ गया है। इट इज अ लीगली बाइंडिंग और डेवलप्ड नेशन, ओनली मेंबर ऑफ यूएनएफसीसी कैन बिकम पार्टीज टू द क्योटो प्रोटोकॉल। यानी क्योटो प्रोटोकॉल की एक खासियत ये है, इसके अंदर ये कहा गया ये लीगली बाइंडिंग है, और ये किसके लिए लीगली बाइंडिंग है, डेवलप्ड नेशन पर। यानी ये वो कंट्रीज जो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुकी हैं, ठीक है, उन्हीं के लिए ये क्या है, लीगली बाइंडिंग है। और एक बात यहाँ पर ये कही गई है कि यूएनएफसीसी के अंदर जो भी कंट्रीज, जो भी पार्टीज उसके हिस्सेदार हैं यूएनएफसीसी कन्वेंशन की, वही ये क्योटो प्रोटोकॉल की जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेंबर बन सकती है। क्योटो प्रोटोकॉल वाज साइन बाय इंडिया इन अगस्त 2002। तो क्योटो प्रोटोकॉल को इंडिया में कब साइन किया गया था, 2002 में। The United States, which has ratified the original Kyoto Agreement, dropped out of the protocol in 2001।
तो यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका ने भी क्योटो प्रोटोकॉल को रेटिफाई किया था, इसको ज्वाइन किया था, बट 2001 में वहां से ये निकल गया था। 2001 में क्योटो प्रोटोकॉल को इसने छोड़ दिया था, यानी ड्रॉप आउट कर दिया था। तो ये थी बेसिक सी चीज, यानी क्योटो प्रोटोकॉल जो है इसका फिक्रा अगर देखा जाए तो कहाँ से आया था, यूएनएफसीसी जो आपकी कन्वेंशन 1992 में हुई थी, उसी का एक एक्सटेंशन फॉर्म है। 1997 में इसको बनाया जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, थर्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में, और 2005 में ये इफेक्ट के अंदर आता है। इंडिया इसका पार्ट बनता है 2002 में। और क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर कितनी पार्टीज है? 192 पार्टीज है। जी। अब क्योटो प्रोटोकॉल का अगर हम कमिटमेंट देख लें, कमिटमेंट मतलब क्या है, यानी इम्प्लीमेंटेशन फेज, यानी क्योटो प्रोटोकॉल को किस तरीके से एक तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया। तो कमिटमेंट पीरियड ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल, ईच कमिटमेंट पीरियड हैज इट्स ओन बाइंडिंग टारगेट सेट फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज टू रिड्यूस देयर ग्रीन हाउस गैसेस कमीशन। तो कह रहे हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल का जो भी कमिटमेंट यानी जो भी इम्प्लीमेंटेशन फेज था, जो पीरियड था, वो सारा का सारा क्या था, एक बाइंडिंग टारगेट था। और वो किसके लिए था? डेवलप कंट्रीज के लिए था, यानी वो डेवलप कंट्रीज जो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुकी हैं, जिसके अंदर आपके यूएस अमेरिका वगैरह आती हैं, और उन्हीं के लिए ये टारगेट था कि वो क्या करेंगे, ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को कम करेंगे। यानी जिस तरीके से वो इतना ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का इस्तेमाल कर रही है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट के अंदर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही है, अगर ये लोग कम करेंगे, जो डेवलप कंट्रीज है, तभी क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस कम हो सकती है। The protocol's first commitment period started in 2008 and ended in 31 December 2012। यानी इसका जो पहला कमिटमेंट पीरियड था 2008 से लेकर 2012 तक चला। All 36 countries that fully participated and aimed to cut emission of greenhouse gases across the developed world by about 5% by 2012, compare with 1990 levels। देखिए, तो इसका पहला कमिटमेंट पीरियड 2008 से 2012 तक चला, जिसके अंदर 36 कंट्रीज ने फुल्ली तौर पे पार्टिसिपेट किया। और इसमें भी एम यही रखा गया कि यानी जो डेवलप कंट्रीज है वो क्या करेंगे, ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को कम करेंगे 5% तक। दो मतलब 2008 से 2012 तक चला। तो इसमें यही कहा गया कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो 5% तक क्या करेंगे, ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन को कम करेंगे। किससे कंपेयर करके? 1990 के लेवल को कंपेयर करके। यानी 1990 में अगर आप देखेंगे जिस तरीके से ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन हो रहा था, ठीक है, कम से कम 1990 के लेवल के मुताबिक हमें क्या करना है, 5% तक ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को कम करना है। यानी ग्रीन हाउस गैसेस का जो इखराज हो रहा है, बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस को हम निकाल रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको हमें रोकना है। तो कितना रोकना है? 5% तक रोकना है 1990 के लेवल को कंपेयर करके। जाहिर सी बात है, अगर हम किसी भी चीज को कम करना चाहते हैं, यानी अच्छा करना चाहते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ तो हम टारगेट रखेंगे, यानी इस चीज से हमें इतना कम करना है। तो 1990 में अगर आप देखेंगे, मान लीजिए 100% तो ग्रीन हाउस गैसेस हो रही थी, तो उसका 5% हमें क्या करना है, कम करना है 2008 से लेकर 2012 तक। और एक पॉइंट यहाँ पर यह है कि एंड ईयू प्लेज्ड, ईयू से मुराद है आपकी यूरोपियन कंट्रीज, टू रिड्यूस देयर इमिशन बाई 8% ड्यूरिंग दिस पीरियड। और यूरोपियन कंट्रीज ने भी क्या किया था, मतलब ये क्या करेगी, इस पीरियड में 8% ये भी अपने ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को कम करेंगे। कह रहे कि जापान, न्यूजीलैंड एंड रसिया have participated in Kyoto's first round but have not taken on new target in second commitment period। तो कह रहे हैं कि ये जो तीन कंट्रीज का यहाँ पर नाम दिया गया है, जापान, न्यूजीलैंड एंड रसिया, जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल का जो फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड यानी फर्स्ट इंप्लीमेंटेशन फेज था, उसके अंदर ये लोग पार्टिसिपेट थे, बस सेकंड कमिटमेंट पीरियड के अंदर ये लोग निकल गए थे। अब इसका हम सेकंड कमिटमेंट पीरियड देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या टारगेट रखा गया और ये कब से कब तक ये रहा। Second commitment period was agreed to 8 December in 2012 to extended the agreement to 2022, known as the Doha Amendment to the Kyoto Protocol। तो यानी क्योटो प्रोटोकॉल का सेकंड कमिटमेंट पीरियड जो था वो 2012 से लेकर 2020 तक चला, जिसको दोहा अमेंडमेंट कहा जाता है। दोहा क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोहा के अंदर ये कमिटमेंट पीरियड जो है इसको बनाया गया था, in which the 37 countries participated with binding target and only 34 countries have ratified it, but at least reduced greenhouse gases 18% compared to 1990 level। तो देखिए, इसका जो सेकंड कमिटमेंट पीरियड था, जिसके अंदर 37 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था बाइंडिंग टारगेट के साथ, और सिर्फ इसको
34 कंट्री ने रेटिफाई किया, यानी इसको काबिल कबूल किया था। देखिए एक वो होता है किसी भी चीज में हम जाकर शरीक हो जाए, पार्टिसिपेट कर ले, बस उसका हिस्सा ऑफिशियल तौर पे बनना ये एक अलग बात होती है। तो 37 लोग वहां पर पार्टिसिपेट किए थे, बस ऑफिशियली तौर पे उसके जो हिस्सेदार बने थे, उसको रेटिफाई किए थे, उसको ज्वाइन किए थे, वो 34 लोग थे। और यहाँ पर जो एक तरीके से रिडक्शन का टारगेट रखा गया था वो 18% तक रखा गया था। यहाँ पर भी वही लेवल रखा गया है 1990 के लेवल को कंपेयर करके। तो फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड में 36 कंट्रीज पार्टिसिपेट किए थे, 5% का टारगेट रिडक्शन टारगेट था 1990 के लेवल को कंपेयर करके। सेकंड कमिटमेंट में आपका 18% यानी 18% जो है वो रिडक्शन का टारगेट रखा गया 1990 के लेवल को कंपेयर करके। कह रहे कि कनाडा विथड्रॉ फ्रॉम द क्योटो प्रोटोकॉल इन 2012 इन सेकंड कमिटमेंट पीरियड। तो कनाडा जो है सेकंड कमिटमेंट पीरियड में 2012 से निकल गया। कह रहे कि 147 स्टेट हैव टू द एक्सेप्टेड द दोहा अमेंडमेंट इन इंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 31 दिसंबर 2020। तो 147 स्टेट ने क्या किया था, दोहा अमेंडमेंट यानी जो सेकंड कमिटमेंट पीरियड हुआ था उसको एक्सेप्ट किया था, और ये फोर्स के अंदर आया था 31 दिसंबर 2020 में। द पेरिस एग्रीमेंट ऑफ 2015 which replaced the Kyoto Protocol। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है 2020 से आपका खत्म हो गया है, क्योंकि 2015 में जो आपका पेरिस एग्रीमेंट आया था उसने क्या किया है, क्योटो प्रोटोकॉल को रिप्लेस कर दिया है। यानी क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो अब नहीं वर्क कर रहा है, 2020 से ये खत्म हो गया, इसकी जगह किसने ले लिया है, पेरिस एग्रीमेंट ने ले लिया है। तो ये था आपका क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर दो सेकंड आपका दो फेज आता है, कमिटमेंट पीरियड आता है, जिसके अंदर ये दोनों टारगेट ये कब से कब तक रहा। ठीक है, इससे आपके काफी क्वेश्चन बनते हैं, इनको आपको नोट करना और जानना जरूरी है जी। तो क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर जो ग्रीन हाउस गैसेस को लिस्ट किया गया था, यानी हमें कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना है जिसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। तो ग्रीन हाउस गैसेस के 7 ग्रीन हाउस गैसेस को लिस्ट किया गया है। क्योटो का जो एनेक्स बनाया गया था, एनेक्स 1 के अंदर इन गैसेस को लिस्ट किया गया है। तो देखिए इसमें अंदर बेसिकली 7 गैस है, ये पूरी पूरी गैस का नाम आपको मालूम होना चाहिए, इससे आपके काफी क्वेश्चन बनते हैं। ये है कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, परफ्लोरोकार्बन है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, इसी तरीके से नाइट्रोजन ट्रीफ्लोराइड। अगर ऑफिशियली तौर पे देखा जाए तो पहले इसके अंदर 6 गैस थी, यानी सल्फर हेक्साफ्लोराइड तक। बट जो 7 नंबर की गैस है नाइट्रोजन ट्रीफ्लोराइड, कह रहे हैं कि नाइट्रोजन ट्रीफ्लोराइड वाज एडेड फॉर द सेकंड कमिटमेंट पीरियड ड्यूरिंग द दोहा राउंड। तो यानी सेकंड कमिटमेंट पीरियड जो क्योटो का हुआ था उसके अंदर नाइट्रोजन ट्रीफ्लोराइड को भी ऐड कर दिया गया है। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इसको आप इस तरीके से इस निमोनिक्स के जरिए याद कर सकते हैं, सीएम नाइट्रिक्स ने। तो सी से मुराद आपका क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसी तरीके से आपका यम से हो जाएगा मीथेन, जिसको हम लोग CH4 बोलते हैं। ठीक है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड CH4। सीएम नाइट्रस ने HFC बैंक से, HFC से मुराद आपका हो जाएगा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, एंड बैंक से परफ्लोरोकार्बन एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड खरीदा। सीएम नाइट्रेक्स ने HFC बैंक से परफ्लोरोकार्बन एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड खरीदा। ये थी क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर ग्रीन हाउस गैसेस की लिस्ट, जिसको आप इस निमोनिक्स को फॉलो करते हुए आप याद कर सकते हो आसानी के साथ। तो अब एक दूसरी चीज देखते हैं, द प्रोटोकॉल वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिसको CBDR कहा जाता है। तो यानी ये प्रोटोकॉल जो है ये किस पे बेस्ड है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो इसका मतलब क्या है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब क्या है, कि यानी यहाँ पर जो भी कंट्रीज होंगी उन सबका जो एम्स होगा, जो गोल्स होगा, वो कॉमन होगा। कॉमन होने का मतलब क्या है, यानी सबको ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना है, ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को क्या करना है, कम करना है। बट डिफरेंटिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब यह है कि यानी यहाँ पर जो सिर्फ और सिर्फ फोकस किया गया था वो डेवलप्ड कंट्रीज के लिए फोकस किया गया था, यानी वो कंट्रीज जो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुकी हैं। यानी देखिए एक वो कंट्रीज है जो अभी डेवलप हो रही है, जैसे इंडिया जो है वो डेवलपिंग में आती है, यानी अभी वो डेवलप हो रही है। और एक वो कंट्रीज है जैसे अमेरिका जो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुकी है। तो इसका क्या मतलब है कि जो कंट्रीज पहले से डेवलप्ड हो चुकी है, इसका क्या मतलब है, वही कंट्रीज ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन कर रही है, यानी वही ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का इस्तेमाल कर रही है, उन्हीं कंट्रीज से ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा निकलती है। इस वजह से हमें क्या करना है, क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर फोकस किया गया था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वही ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन कर रही है, इसी वजह से वही क्या करेंगी, पहले ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करेंगी।
यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज यानी वो कंट्रीज जो अभी डेवलप्ड हो रही है, इसकी भी बात की गई थी, बट उनके लिए कोई भी टारगेट नहीं रखा गया था। यहाँ पर जो भी टारगेट रखा गया था, जो भी प्रिंसिपल रखा गया था, वो सिर्फ और सिर्फ डेवलप्ड नेशन के लिए था, यानी डेवलप्ड कंट्रीज के लिए था। तो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब यही है जी। अब यहाँ पर आप देखिए, ये पॉइंट वाली चीज है, कंट्रीज दैट आर नॉट पार्टीज टू द क्योटो प्रोटोकॉल। कह रहे कि वो कंट्रीज जिसने जो क्योटो प्रोटोकॉल के हिस्सेदार नहीं है, उसके अंदर आपका कनाडा आता है, एंडोरा आता है, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आता है, इसी तरीके से आपका क्या है, साउथ सूडान है। तो क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर जो एनेक्स बनाया गया था, उस एनेक्स को जानना हमारे लिए जरूरी होता है, क्योंकि एनेक्स से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। एनेक्स क्या है, यहाँ पर इसका जो एनेक्स बी है, ठीक है, और नॉन एनेक्स वन। तो एनेक्स बी में यहाँ पर जो है वो यही है, यानी डेवलप्ड कंट्रीज की बात की गई थी एनेक्स बी में। कह रहे हैं कि कंपल्सरी बाइंडिंग टारगेट टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन फॉर इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज एंड इकोनॉमिक इन ट्रांजिशन एंड यूरोपियन कंट्रीज। तो एनेक्स बी में कहा गया है कि यहाँ पर जो कंट्रीज है वो डेवलप्ड कंट्रीज होगी। डेवलप्ड कंट्रीज में जैसे आपकी इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज है, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज उन्हीं कंट्रीज को बोलते हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज है, यानी जाहिर सी बात है, जो कंट्रीज डेवलप्ड होती है, जहां पर सारी चीजें मिलती हैं, वो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज होती है, यानी वहां पर कंपनियां, इंडस्ट्रियल, दीगर सारी चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। इकोनॉमिक इन ट्रांजिशन का मतलब ऐसे कंट्रीज जिनकी इकोनॉमी जो है एक तरीके से अभी चेंज हो रही है, यानी बदल रही है, यानी पहले वो छोटे थे, अब वो बढ़ के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक इन ट्रांजिशन वाली कंट्रीज एंड यूरोपियन कंट्रीज, तो यानी तीन कंट्रीज की बात यहाँ पर की गई थी डेवलप कंट्रीज के अंदर। यानी इसके अंदर जो जो कंट्रीज आएंगी वो क्या करेंगे, कंपलसरी तौर पे इनको क्या करना है, ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को रिड्यूस करना है। कह रहे हैं कि ओवरऑल दीज टारगेट एड अप टू एन एवरेज 5% इमिशन रिडक्शन कंपेयर टू 1990 लेवल्स। तो यहाँ पर एनएक्सबी में वही कहा गया है कि 5% तक इनको क्या करना है, ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को रिड्यूस करना है 1990 के लेवल को कंपेयर करके। नॉन एनेक्स वन में जो कंट्रीज है वो मोस्टली लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज लाइक चाइना, इंडिया, ब्राजील। तो इसमें डेवलपिंग कंट्रीज यानी वो कंट्रीज जो अभी पूरे तौर पे डेवलप्ड नहीं है, जो अभी डेवलपिंग हो रही है, जिसके अंदर आपकी इंडिया है, चाइना है, ब्राजील है, इनके लिए कोई भी बाइंडिंग टारगेट नहीं है कि ये ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को कम करेंगे। देखिए यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल में डेवलपिंग कंट्रीज को इस वजह से थोड़ा सा छूट दे दी गई थी। इन्होंने ये कहा था कि अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज के लिए भी कोई बाइंडिंग टारगेट रख देंगे तो वो कंट्रीज डेवलप हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि अगर अभी ये एक तरीके से मतलब एक तरीके से अभी ये उरूज की तरफ जा रही है, अभी ये डेवलप होने के एक तरीके से ऊंचाई पर जा रही है, अगर हम इनको यहीं पर रोक देंगे कि तुमको इतना ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को रिड्यूस करना है, तो क्या है कि अगर ये कम करने लगेंगे तो ये क्या है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपनी इंडस्ट्रीज को और दीगर सारी चीजों को ये कंट्रीज नहीं बढ़ा पाएंगे और ये डेवलप्ड नहीं हो पाएंगे। इस वजह से यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए कोई भी बाइंडिंग टारगेट नहीं रखा गया था कि वो ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को रिड्यूस करेंगी। तो ये है एनेक्स बी एंड नॉन एनेक्स वन का मतलब क्या है, इसको हमें जानना जरूरी है, इससे आपके क्वेश्चन बनते हैं। सबसे अहम स्लाइड आपकी ये है जिससे आजकल आपके ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। कहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल इस्टेब्लिश्ड थ्री मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म। तो यहाँ पर थ्री मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म का क्या मतलब है, यानी तीन मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म क्योटो ने बनाया था। तो इसमें क्या कहा गया था, यानी जो आपकी डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं तो उनके लिए कुछ इस तरीके से मतलब टारगेट दिया जाता है, यानी आप एक साल के अंदर आप इतनी ही यूनिट एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इतना आप कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, इतने मतलब इससे ज्यादा आप ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे जैसे अगर मैं बोलूं, मान लीजिए आपकी जो डेवलप्ड कंट्रीज है, एक आपकी यूएस हो गई, इसी तरीके से आपकी एक और भी कोई कंट्रीज हम ले सकते हैं, रसिया ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि यानी यूएस को दिया गया है कि आप पूरे साल के अंदर सिर्फ 100 यूनिट आप क्या है ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन कर सकते हैं, और रसिया को भी बोला गया है कि आप 100 यूनिट जो है कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए रसिया ने पूरे साल के अंदर सिर्फ 50 यूनिट ही ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को मतलब किया है, और यूएस ने क्या किया है, 100 से ज्यादा इस्तेमाल कर लिया, 100 से ज्यादा यूनिट, या मान लीजिए 150 यूनिट का इस्तेमाल रसिया ने कर लिया है। तो इसमें क्या है कि अगर यूएस ने ज्यादा कर लिया तो यूएस को फिर पेनाल्टी देनी पड़ेगी, क्योंकि 50 यूएस ने ज्यादा किया है और रसिया ने जो 50 बचा लिया है, तो रसिया के पास पूरा ये एक तरीके से हक है कि अगर वो अपनी यूनिट को, अपनी एनर्जी को ट्रेड करना चाहे, बेचना चाहे, तो वो यूएस को ट्रेड कर सकती है, बेच सकती है। तो कुछ ऐसी ही बात यहाँ पर इस मार्केट मैकेनिज्म में की गई है। देखिए कह रहे हैं कि थ्री मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म, तो पहला है इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग मैकेनिज्म बिटवीन एनेक्स बी।
एनेक्स बी का क्या मतलब है कि जैसे अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि एनेक्स बी के अंदर आपकी डेवलप्ड कंट्रीज आती है, यानी वो कंट्रीज जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज है, इकोनॉमिक इन ट्रांजिशन वाली कंट्रीज है, यानी जो डेवलप्ड कंट्रीज है। तो इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग यहाँ पर जो हम करेंगे, यानी यूनिट जो हम बचा लेंगे, एनर्जी को जो हम बचा कर यहाँ पर ट्रेड करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज के दरमियान करेंगे, डेवलपिंग कंट्रीज के दरमियान नहीं करेंगे। यानी कि इमिशन ट्रेडिंग एज सेट आउट इन आर्टिकल 17 ऑफ द क्योटो, यानी क्योटो प्रोटोकॉल का जो आर्टिकल 17 है उसके अंदर इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग मैकेनिज्म की बात की गई। इमिशन ट्रेडिंग अलाउ कंट्रीज टू सेल अनयूज्ड इमिशन यूनिट टू कंट्रीज दैट हैव एक्सीड देयर टारगेट। यानी इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग मैकेनिज्म में कहा गया है कि यहाँ पर जो भी इमिशन आप ट्रेड कर सकते हैं, यानी कंट्री को यहाँ पर परमिशन दी गई है कि अनयूज्ड इमिशन यूनिट वो कंट्रीज को, उन कंट्रीज को एक तरीके से सेल कर सकते हैं जो अपने टारगेट से एक्सीड हो चुकी है, यानी जो अपने टारगेट को बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया कि यूएस को 100 टारगेट दिया गया था, लेकिन उसने अपने टारगेट से कहीं ज्यादा इस्तेमाल कर लिया, 150 यानी 50 ज्यादा उसने क्या किया, इस्तेमाल कर लिया है। रसिया को 100 का टारगेट दिया गया था, लेकिन रसिया ने सिर्फ और सिर्फ 50 का इस्तेमाल किया, 50 जो है उसने क्या कर लिया, बचाकर रख लिया है। तो रसिया को यहाँ पर अलाउ किया गया है, रसिया को यहाँ पर परमिशन दी गई है कि अगर वो अपनी 50 यूनिट को सेल करना चाहे, ट्रेड करना चाहे, तो वो यूएस को बेच सकती है। तो यूएस अपनी रसिया की 50 यूनिट लेकर, जो उसने 50 ज्यादा इस्तेमाल किया उसको वो क्या करेगा, पूरा बराबर करेगा, फील करेगा, वरना यूएस को फिर क्या है, पेनाल्टी देनी पड़ेगी कि आपने क्यों ज्यादा इस्तेमाल किया है। ठीक। सेकंड, अगर आप देखेंगे क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ये किसके दरमियान काम करेगा, एनेक्स बी एंड नॉन एनेक्स 1 के दरमियान काम करेगा, यानी ये डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज के दरमियान इसका काम है। डिफाइन इन आर्टिकल 12 ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल which encourage developed countries to invest in technology and infrastructure in least developed countries where there were often significant opportunities to reduce emission। तो इसमें क्या है, कह रहे हैं कि यहाँ पर जो आपकी डेवलप्ड कंट्रीज है वो क्या करेगी, कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर वो इन्वेस्ट कर देगी, यानी लगा देगी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर। मान लीजिए यूएस ने हमारे यहाँ, ठीक है, यूएस आपकी क्या है, ये डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर आती है, ठीक है, और इंडिया जो है वो डेवलपिंग के अंदर आता है। तो इसमें क्या है कि यूएस ने अगर इंडिया के अंदर कोई भी टेक्नोलॉजी को इन्वेस्ट कर दिया, किसी भी टेक्नोलॉजी, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर या इस तरीके की चीजों को इंडिया में इसने यूएस ने लगा दिया है, यानी जिसकी वजह से इंडिया का जो इमिशन हो रहा है वो कम हो गया है। यानी इंडिया मान लीजिए अगर पहले अपना इमिशन 100% करता था, ठीक है, लेकिन यूएस ने जो टेक्नोलॉजी लगाई है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को इंडिया के अंदर बनाया है, जिसकी वजह से इंडिया का जो इमिशन है वो 20% तक हो गया, कम हो गया, यानी इंडिया 80% तक ही कर रहा है। तो ये जो 20% इंडिया ने कम किया, वो किसकी वजह से किया है, यूएस ने जो टेक्नोलॉजी लगाई है उसकी मदद से क्या है, इंडिया ने कम किया है। तो ये इंडिया को इस तरीके का, मतलब ये टारगेट, मतलब जो इंडिया ने 20% कम किया है उसका पूरा का पूरा क्रेडिट इंडिया को नहीं मिलेगा, वो यूएस को जाएगा। तो यानी वही है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का मतलब क्या है कि यानी एक डेवलप कंट्रीज क्या है, दूसरी नॉन डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, नॉन डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर अगर कोई भी टेक्नोलॉजी वगैरह लगा देती है, जिसकी वजह से वो कंट्रीज अगर अपने इमिशन के टारगेट को कम कर लेती है, तो पूरा का पूरा जो क्रेडिट है वो डेवलप्ड कंट्रीज, यानी डेवलप्ड कंट्रीज को दिया जाएगा, डेवलपिंग को नहीं दिया जाएगा। उसकी बात यहाँ पर की गई है। कह रहे हैं कि अंडर द सीडीएम द मैकेनिज्म रिडक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द सीडीएम आर कॉल्ड सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन, सीईआर। तो कह रहे हैं कि सीडीएम से क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंदर इमिशन का जो रिडक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन। यानी इंडिया का जो रिडक्शन होगा इमिशन में, तो उसको एक तरीके से क्या दी जाएगी, सर्टिफिकेट दी जाएगी, उसको बोलते हैं सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन। तो सिंपल सी बात है, यानी अगर एक डेवलप कंट्रीज जो है वो दूसरी अनडेवलप्ड कंट्रीज के अंदर कोई भी टेक्नोलॉजी वगैरह अगर लगा देती है, जिसकी वजह से वो जो कंट्रीज है अपने इमिशन को, टारगेट को वो कम कर लेते हैं, तो उसका जो क्रेडिट है वो उस इंडिया को नहीं दिया जाएगा, वो किसको दिया जाएगा, यूएस को दिया जाएगा। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के जरिए बताया है कि अगर इंडिया उस टेक्नोलॉजी की वजह से 20% तक कम कर लेता है, तो ये 20% जो इंडिया ने कम किया तो वो क्रेडिट इंडिया को नहीं मिलेगा, वो डेवलप्ड कंट्रीज को दिया जाएगा। उसी तरीके से आपका ये भी वर्क करेगा, ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म, बट फर्क ये है कि ये दोनों डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर ये काम करेंगे। क्लीन डेवलपमेंट में क्या था
कि एक डेवलप्ड कंट्रीज थी और दूसरी क्या थी, नॉन एनेक्स 1 वाली कंट्रीज थी, यानी डेवलपिंग कंट्रीज थी, अनडेवलप्ड कंट्रीज थी। और ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म में क्या है कि यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी और जो पैसा हम लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ पर दोनों मामला जो होगा वो डेवलप्ड कंट्रीज के दरमियान यहाँ पर मामला होगा। यानी कि डिफाइन इन आर्टिकल 6 ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल का जो आर्टिकल 6 है उसके अंदर इसकी ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म की बात की गई है। Countries with emission reducing or limiting commitment to earn emission reducing unit from a project in other party, JI project can only be hosted by the developed countries। यानी यहाँ पर क्या है कि एक डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर कोई भी टेक्नोलॉजी या कोई भी इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को, किसी भी चीज को वहां पर लगाएगी जिसकी वजह से अगर वो डेवलप कंट्रीज के अंदर कुछ भी रिडक्शन होता है उस टेक्नोलॉजी की वजह से, तो वो उसका क्रेडिट क्या है, जिस डेवलप कंट्रीज ने लगाया था उस डेवलप्ड कंट्रीज को क्या है उसका क्रेडिट दिया जाएगा। क्लीन डेवलपमेंट में क्या था कि एक डेवलप कंट्रीज होगी वो अनडेवलप्ड कंट्रीज के अंदर लगाएगी, लेकिन यहाँ पर जो मामला होगा वो दोनों का दोनों एनेक्स बी वाली जो कंट्रीज होगी यानी जो डेवलप्ड कंट्रीज होगी उसके दरमियान यहाँ पर टेक्नोलॉजी वगैरह लगाई जाए। कह the emission reduction produced by JI are called emission reduction unit। तो यहाँ पर जो इमिशन का रिडक्शन होगा JI ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म के जरिए उसको क्या कहा जाएगा, इमिशन रिडक्शन यूनिट कहा जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर आपकी दो डेवलप्ड कंट्रीज, एक आपकी यूएस हो गई है, दूसरा आपका क्या हो गया, रसिया हो गया है। ठीक है, ये दोनों आपकी डेवलप्ड कंट्रीज है। मान लीजिए रसिया ने यूएस के अंदर कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी लगा दी है जिसकी वजह से यूएस ने क्या किया है, इमिशन का रिडक्शन का मतलब यूएस के अंदर जो इमिशन का रिडक्शन हुआ वो यूएस ने 50% तक कम कर लिया है उस टेक्नोलॉजी की मदद से जो रसिया ने यूएस के अंदर लगाया है। तो अब यूएस ने जो 50% तक कम किया तो वो क्रेडिट यूएस को नहीं मिलेगा, वो रसिया को मिलेगा। इसी तरीके से यूएस ने अगर रसिया के अंदर कुछ लगाया है और रसिया ने कुछ इमिशन के अंदर कुछ इस तरीके से उसके टारगेट में कमी आ रही है रसिया के अंदर, तो रसिया को वो क्रेडिट नहीं दिया जाएगा, वो यूएस को दिया जाएगा। तो ये था आपका क्योटो प्रोटोकॉल का 3 मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म। इसके सिर्फ सिंपल नाम से भी आपके क्वेश्चन यूजीसी नेट के अंदर बनते हैं कि इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग मैकेनिज्म जो वो किससे रिलेट करता है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जो किसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, किस प्रोटोकॉल के अंदर, किस कन्वेंशन के अंदर। इस तरीके से सिंपल सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं, बट इनको जानना हमारे लिए जरूरी होता है। तो ये थी आज की पीपल डेवलपमेंट की क्योटो प्रोटोकॉल की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये आप लोग इसको जरूर देखिएगा, इसके अंदर सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में बताई गई हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो क्योटो प्रोटोकॉल के ताल्लुक से या पीपल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट के ताल्लुक से, अगर किसी भी टॉपिक पे आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उस पर आपको वीडियोस बना दी जाएगी, बता दी जाएगी। तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोस।